नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। लोकसभा चुनाव 2024 फतेह करने के लिए कांग्रेस ने राजस्थान में अपनी जमीन तलाशना शुरू कर दिया है। राजस्थान की 25 सीटों को फतेह करने के लिए कांग्रेस नेताओं ने रणनीति बनाई है। वहीं पार्टी का पूरा ध्यान पूर्वी राजस्थान पर है। पूर्वी राजस्थान को साधने के लिए कांग्रेस के दिग्गज ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं और इलाके में कांग्रेस की खोई हुई जमीन को दोबारा हासिल करने के लिए प्रयासरत है। कांग्रेस ने रणनीति के तहत राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली धुआंधार दौरे कर रही हैं। वहीं करीब 1.5 माह से चल रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को राजस्थान के धौलपुर पहुंचेगी। यहां राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान कांग्रेस में चल रही उथल पुथल के बीच राहुल गांधी की यात्रा खासी महत्वपूर्ण हो सकती है। गौरतलब है, पिछले दिनों बागड़ क्षेत्र के प्रमुख नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। उनके जाने के बाद अन्य कांग्रेस नेताओं के भी बीजेपी में जाने की कयास लगाई जा रही हैं। इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे न्यूज रूम लाइव सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुरेंद्र, बीजेपी एक तरफ तमाम तैयारियों में जुटी हुई है। अगर कांग्रेस पार्टी की बात कर ले तो नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश करिए कांग्रेस पार्टी। हालांकि देखा जाए, खास करके पूर्वी राजस्थान की बात कर ले, वो फिर दौसा हो, जयपुर हो, जोधपुर हो या फिर तमाम सीटें, कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के पास और भी कई ऐसे विधायक हैं, कांग्रेस नेता हैं जो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस लगातार इसको लेकर मंथन कर रही है। जो तमाम विधायक टिकट मांग रही है, उनको टिकट देने से पहले विचार मंथन कर रही है। किस तरीके की तैयारी पूर्वी राजस्थान में? देखिए चंदा, लगातार कांग्रेस ने जो है वो अपना कहीं न कहीं जमीनी तलाशने के लिए अब कांग्रेस जो है वो महलों से उतर करके जमीन धरातल पर नजर आ रही है। देखिए इस वक्त जो है वो कांग्रेस ने सबसे पहले पूर्वी राजस्थान को साधा और पूर्वी राजस्थान जो है वो जाट समुदाय और मीणा समुदाय का एक अच्छा बाहुल्य माना जाता है और वहाँ पर जो है वो गुर्जर नेता या किसान नेता कहे जाने वाले सचिन पायलट की एक खुद की ज़मीन है, खुद की तैयार की गई पिच है। तो सबसे पहले कांग्रेस ने जो है वो उस पिच पर निशाना साधा है। देखिए कि अब इस वक्त जो कांग्रेस ने ज़मीनी तलाश की है वो सचिन पायलट की है। देखिए इसीलिए सचिन पायलट भले ही इस वक्त छत्तीसगढ़ में प्रभारी हैं, लेकिन उनका यही कहना है कि जब इन नफरतों में तुम्हारा दम लगे घुटने तो आ जाना जिंदगी जीने हमारी महफिल में। तो हमारी महफिल में कांग्रेस किस तरीके से सचिन पायलट की ज़मीन को तलाश रही है, क्योंकि कांग्रेस को अब लग रहा है कि लोकसभा में अगर 25 में से 1 या 2 सीटें अगर हम जीत सकते हैं तो वो है सचिन पायलट का इलाका। अब सचिन पायलट को कांग्रेस की इसलिए याद आई क्योंकि कांग्रेस को अब लगता है कि जो जिताऊ कैंडिडेट थे वो लगभग जो है बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले जो है वो ऐसे कई और दिग्गज नेता होंगे जो बीजेपी का दामन साधेंगे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले जो टारगेट किया वो पूर्वी राजस्थान में किया। लेकिन पूर्वी राजस्थान में ऑलरेडी बीजेपी ने पहले से ही नेहले पे देला मार दिया ईआरसीपी का एक बहुत बड़ा तोहफा देकर के। लेकिन अब यहां पर देखिए कि कांग्रेस अपनी थोड़ी सी रणनीति को बदलाव की रणनीति से लाना चाह रही है, क्योंकि 25 तारीख को जो है वो धौलपुर के रास्ते से होते हुए राहुल गांधी जो है वो राजस्थान में प्रवेश कर रहे हैं। तो अब उन्होंने जो है वो भरतपुर और दौसा की सीट को साधने का प्रयास किया है। देखिए यहां पर कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से केंद्र की सरकार रही हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, दोनों सरकारों के लिए खाका तैयार कर चुकी है, चाहे वो योजनाओं के माध्यम से हो चाहे फिर मुद्दों के माध्यम से। आप देखिए कि मुद्दे वो महिला के मुद्दे हो सकते हैं, महिला अत्याचार को लेकर के हो सकते हैं, युवा बेरोजगारी को लेकर के हो सकते हैं, किसानों के मुद्दे हो सकते हैं, महंगाई को लेकर के हो सकते हैं और कई तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस धीरे 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 बूंद बूंद से वो अपना घड़ा भर रही है। और इस सुरेंद्र, ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि जो तमाम ऐसे कांग्रेस के विधायक हैं वो बीजेपी के तमाम नेताओं से मुलाकात भी कर चुके हैं और अंदर खाने में ये चर्चा अब तेज हो चुकी है कि खास करके पूर्वी राजस्थान में पहले ही महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब भी ऐसे और कुछ बीजेपी में जा सकते हैं कांग्रेस के विधायक हो या फिर नेता। तो ऐसे में पार्टी की और क्या कुछ खास तैयारी है? अगर नामों की बात कर ले तो क्या ऐसे कोई नाम पर अभी कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए चंदा, नाम तो अभी हालांकि कांग्रेस ने कुछ अफवाह जो है वो बाजार को गर्म करने के लिए कुछ ऐसे
नाम हैं जो चर्चाओं में आए हैं, लेकिन अब तक उन नामों पर पूरी तरीके से मोहर नहीं लग पाई है, क्योंकि एक सीट पर जो है वो 4 उम्मीदवारों के नाम कैंडिडेट अभी सूचित बन करके जो है वो आला कमान के पास जाएगी। इस पर मंथन होगा। मंथन होने के बाद ये देखा जाएगा, कांग्रेस अपनी सर्वे कराएगी कि कांग्रेस का प्रत्याशी यहां से कितने वोटों की लीड से क्या वो जनता के बीच में अपनी अच्छी साख बना पा रहा है, नहीं बना पा रहा है, क्या वो लोकप्रिय चेहरा है या नहीं है। ऐसे तमाम मुद्दे रहेंगे जिन पर कांग्रेस जो है वो लगातार एक मंथन भी करेगी। लेकिन गाहे बगाए जिस तरीके से, अब देखिए कि सचिन पायलट तो इस वक्त छत्तीसगढ़ में है, तो सचिन पायलट के खेमे से निकलने वाले आने वाले मुरारीलाल मीणा एक वो चेहरा है जो कहीं ना कहीं सीट निकालने में मादा रखते हैं। अब देखिए कि अब कांग्रेस जो है वो दक्षिणी राजस्थान में आप देखिए कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय ऑलरेडी बीजेपी पे पाले में चले गए हैं। अब उन्होंने पूर्वी राजस्थान से, देखिए पूर्वी राजस्थान के अंदर आपके विश्वेंद्र सिंह भी आते हैं, इसके अलावा मुरारीलाल मीणा भी हैं, ऐसे तमाम लोग हैं। इसके अलावा भले सचिन पायलट छत्तीसगढ़ में रहेंगे, लेकिन लोकसभा में चंदा उनकी निगाहें दौसा सीट पर रहेगी। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी अब जो जनाधार खो चुकी है उसे वापस लाने की पूरे तरीके से तैयारी में है, और यही वजह है कि दौसा में भी संवाद कार्यक्रम किया जा रहा है। 1-to-1 बातचीत की जा रही है, जो कार्यकर्ताओं में या फिर स्थानीय विधायकों में जिस तरीके की अगर नाराजगी देखी जाती है तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी को दूर किया जाए। हालांकि संवाद कार्यक्रम को लेकर अगर फोकस करें सुरेंद्र, तो किस तरीके की जानकारी सामने आई है? क्या संवाद कार्यक्रम हर रोज किए जाएंगे या फिर हफ्ते में 2 बार, ऐसी कोई अपडेट? देखिए चंदा, लगातार 2024 के शंखनाद और गढ़ को जीतने के लिए पूर्वी राजस्थान से कांग्रेस ने जो है वो राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुखविंदर रंधावा हो, चाहे वो डोटासरा हो, चाहे टीकाराम जूली हो, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे अशोक चांदना हो, मुरारीलाल मीणा हो, ऐसे कई तमाम कद्दावर नेता हैं जिन्होंने राहुल गांधी की यात्रा से जो है वो उन्होंने एक तीर से 2 निशाने साधने के प्रयास किए। देखिए वहां पर युवाओं को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जोड़ने का काम किया जाएगा। राहुल गांधी वहां युवाओं से बात करेंगे। लगातार राहुल गांधी एक ही बात कहते हुए आ रहे हैं कि डरो मत, डरो मत, ये सबसे बड़ा नारा दिया उन्होंने। लेकिन यहां पर चंदा एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अब लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, वक्त बहुत कम वक्त बचा है, लेकिन फिर भी अब यहां पर अगर कांग्रेस अगर 25 सीटों पर अगर अपनी निशाना अगर लगाना चाहती है, 25 सीटों को साधना चाहती है, तो यहां पर थोड़ी सी रणनीति कांग्रेस को बदलने की जरूरत है। तो यही वजह है कि कह सकते हैं कि अगर बात कर ले कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पार्ट 2 लाया गया है, यानी कि जो तमाम जनाधार कांग्रेस पार्टी खो चुकी है या फिर विधानसभा में करारी शिकस्त की बात कर ले, तो जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव में जीत मिले, अपना पन्ना कहीं ना कहीं वापस लाए, इसकी तैयारी में जुट गई है। ठीक है, 25 फरवरी को कहीं ना कहीं धौलपुर पहुंचेंगी भारत न्याय यात्रा, और सियांग में कहीं ना राहुल गांधी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और यही वजह है कि एनओसीआई अध्यक्ष विनोद झाकड़ पहले से ही 2 दिवसीय दौरे पर हैं, वहां पर जाकर तमाम तैयारियों का जायजा ले रखी है। किस तरीके की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर आगे रूपरेखा तैयार की गई है? धौलपुर की बात करें तो वहां पर क्या कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी बातचीत करते हुए नजर आएंगे? देखिए चंदा, धौलपुर में 2 एक सबसे बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि वो वसुंधरा राजे का खुद एक गढ़ है, और वहां पर उस गढ़ के अंदर जब राहुल गांधी उस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए जब दहाड़ेंगे, चाहे वो किसान मुद्दे को लेकर के हो, युवा बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के हो, महिला अत्याचार के मुद्दे को लेकर के हो, बेरोजगारी और महंगाई, सबसे बड़ी चीज ये है महंगाई। क्योंकि लगातार राहुल गांधी ये मुद्दा बनाते आ रहे हैं कि 2014 से नरेंद्र मोदी लगातार लोगों के साथ छलावा कर रहे हैं, युवाओं के साथ छलावा कर रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अभी तक ना तो 15 लाख रुपए आए हैं, ना डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ है। लगातार देखिए, जब बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में भी एक मैनिफेस्टो में कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो इस पर डीजल पेट्रोल पर वैट कम होगा। हालांकि 65 दिन से ऊपर की सरकार बन चुकी है। राजस्थान में अब तक ऐसे कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब तक वो तस्वीरें साफ नहीं हुई है। लेकिन लोकसभा चुनाव में देखिए कि जब धौलपुर से अब पूरे राजस्थान को साधने का प्रयास किया जाएगा, तब आप देखना कि राहुल गांधी किन किन मुद्दों को लेकर के युवाओं से बात करेंगे। हालांकि कांग्रेस के युवाओं में और कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी है, उनमें खासा उत्साह नजर आ रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह कि वहां पर जो है वो सचिन पायलट को ही अभी भी देखा जा रहा है। अगर वहां पर अगर सबसे ज्यादा अगर युवा उस यात्रा में अगर जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के बदौलत उसके नाम। ठीक है सुरेंद्र, आखिरी सवाल है, चूंकि देखा जाए लोकसभा चुनाव को लेकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने पहले से ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और इस बार नए चेहरे को मौका दिया जाएगा, और यही वजह है कि लगातार कांग्रेस पैनल तैयार कर रखी है, तमाम जगहों पर जा रखी है, समीक्षा बैठक कर रही है, और उनमें से 3 नाम ऐसे निकाले जा रहे हैं। उसके बाद ही विचार करेगी कि आखिरकार किसको टिकट दिया जाए और कहां से कौन उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। युवा चेहरे की बात कर ले तो अब तक किस तरीके की रूपरेखा तैयार की गई है लोकसभा चुनाव के लिए?
देखिए, युवा चेहरे के तौर पर तो आप देखिए अभिमन्यु पुनिया भी हैं, इसके अलावा अभिषेक चौधरी हैं, इसके अलावा जो है वो विनोद जाखड़ है जो कि एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे कुछ कांग्रेस के अंदर ऐसे युवा हैं जो कहीं ना कहीं सीट निकालने में मादा तो रखते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा उनको राजनीति का पाठ पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नए युवा पीढ़ी है, नए युवा पीढ़ी वोटरों के मन को टटोलना नहीं जानती है। तो उनके साथ कहीं ना कहीं पुराने कांग्रेसियों को लगा करके युवाओं को जब धरातल पर उतारा जाएगा, और जब राहुल गांधी के साथ जब एक कंधे से कंधा मिलाकर के जब इस यात्रा की शुरुआत करते हुए पूरे राजस्थान को साधने का प्रयास करेंगे, तो चंदा निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव पर इसका काफी इंपैक्ट नजर आएगा। हालांकि कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव यानी कि मिशन 25 पर कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से लग चुकी है और दौसा में संवाद कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं से 1-to-1 बातचीत की जा रही है ताकि जो नाराजगी रही है उसे दूर किया जाए और पूरे तरीके से पार्टी खुद को सशक्त कर सके आगामी लोकसभा चुनाव के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस खबर पर लगातार चर्चा के लिए। खबरों में बढ़ेंगे। जयपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में भाजपा ने कोर कमेटी की बैठक बुलाई थी जो कि अब खत्म हो चुकी है। मीटिंग खत्म होने के बाद राजेंद्र राठौड़ ने ईआरसीपी और यमुना नदी के समझौते को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया है। उन्होंने बताया कि इन दोनों बड़े फैसलों को जनता के बीच ले जाने पर इस बैठक में मंत्रणा हुई, साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई। बता दें बीजेपी का पहला फोकस प्रदेश के सभी 25 सीटें जीतने का है, जिसके लिए बीजेपी किसी भी कीमत पर कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। प्रदेश की 25 सीटों के लिए बनाए गए क्लस्टर प्रभारियों को साफ निर्देश है कि किसी भी लोकसभा सांसद के खिलाफ यदि थोड़ी भी सत्ता विरोधी लहर है तो उसकी जानकारी कर तुरंत उसे प्रभाव से खत्म करें। दिल्ली में ईवीएम के मुद्दे पर प्रदर्शन करते हुए इंडियन यूथ कांग्रेस कार्यालय से कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह और डॉक्टर उदित राज सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके पार्लियामेंट थाने भेज दिया गया है। इससे पहले राजेंद्र पाल गौतम विधायक और दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री को भी गिरफ्तार करके इंद्रपुरी थाने में रखा गया। गिरफ्तारी के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश इस समय अघोषित आपातकाल के दौर से गुजर रही है, किसान आंदोलनरत है और जनतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। उन्होंने कहा मोदी सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज न उठे और किसान आंदोलन न कर सके। उन्होंने कहा भाजपा ईवीएम विरोधी आंदोलन को रोकना चाहती है, लेकिन ईवीएम के खिलाफ जो प्रदर्शन किया गया उसके मुख्य मांग तक आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री बोले भाजपा केवल चुनाव के समय नहीं बल्कि वर्ष पर्यंत 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। शेखावत ने कहा कि पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर सक्रिय रहकर पार्टी की प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम करता है। शेखावत ने कहा कि जिस तरह दूसरी पार्टियों के नेताओं की भाजपा में आने की भगदड़ मची हुई है उससे स्पष्ट होता है कि भाजपा किस तरह जा रही है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह शून्य से धरातल की तरफ बताया चले रसातल की तरफ जा रही है, उस संबंध में कांग्रेस नेताओं को सोचना चाहिए। जनता पार्टी केवल चुनाव के समय चुनाव के लिए काम करने वाली पार्टी नहीं है। हम सामाजिक सरोकार के विषयों से लेकर के सभी राजनीतिक मुद्दों पर समाज को चेतन करने, जागृत करने, समाज को साथ लेकर के काम करने का वर्ष पर्यंत 365 दिन काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक सभी जगह निरंतर सक्रिय रह करके पार्टी की प्रतिष्ठा, पार्टी के प्रति लोगों के सद्भाव का व्याप बढ़े, इसके लिए निरंतर प्रयास करता है। चुनाव को लेकर के कुछ रणनीतिक विषयों पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन केवल चुनाव के निमित्त बैठक हो ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन इतना तय है कि मैंने विधानसभा चुनाव के समय में भी कहा था कि हम एक तरफा बहुमत के साथ में जीत करके सरकार में आने वाले। आज फिर आपको कहता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं, अपने डायरी में लिख लीजिए, राजस्थान में 25 कमल 25 के 25 सीटों पर खिलने वाले। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से दूसरी सभी पार्टियों से लोगों के आने की भगदड़ मची हुई है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या हो रहा है ये देखने के बजाय डोटासरा साहब को चिंता ये करनी चाहिए कि उनकी पार्टी जो है वो शिखर से शून्य की तरफ जा रही है और अब शून्य से रसातल की तरफ जाने की तरफ आगे बढ़ रही है। कर्नाटक की पूर्व उप मुख्यमंत्री के.एस. ईश्वरप्पा अयोध्या पहुंची है। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं ने के.एस. ईश्वरप्पा का स्वागत किया। संस्कृत विभाग के कलाकारों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया है। रामलला का दर्शन कर कर्नाटक की पूर्व मुख्यमंत्री के.एस. अभिभूत नजर आए हैं। इस दौरान के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा कि हनुमान के जन्म स्थान
राजस्थान से भगवान राम के जन्म स्थान पर भगवान रामलला का दर्शन करने आया हूं। हम सभी भाग्यशाली हैं क्योंकि 500 वर्ष के पहले यहां रामलला का मंदिर था, उसको तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। नए मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। हम लोग को बहुत खुशी है। 4-5 वर्ष पहले अयोध्या आया था। पहले अयोध्या में यहां पर कुछ भी नहीं था, अब बहुत कुछ है। प्रभु श्री रामचंद्र का जन्म स्थान आया है। हम कर्नाटक से हनुमान जन्म स्थान से आया है। हम सभी भाग्यशाली हैं क्योंकि 500 वर्ष के पहले यहाँ रामलला का मंदिर था, उसको तोड़कर उधर बाबर मस्जिद बनाया था। लेकिन हमारा जन्म ही में ही हम देखा है वो रामलला का मंदिर पुनर्प्रतिष्ठापना हुआ है। हम सभी बहुत खुशी है। अलवर के काली मोड़ स्थित ITI में रोजगार शिविर का आयोजन किया गया। बता दें 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत ITI कैंपस में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कई निजी कंपनियों ने भाग लिया। बता दें यहां सभी शिविर में अभ्यर्थी ऑनलाइन आकर रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। राजस्थान सरकार की 100 कार्य दिवसीय योजना के तहत आज रोजगार कार्यालय द्वारा ITI कैंपस में रोजगार मेला लगाया जा रहा है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की कंपनियां यहाँ पे शिरकत कर रही हैं, जैसे हिताची हो गया, आपका नीडेक हो गया और आपका श्रीराम पिस्टल्स हो गया, और BA सिंपल ग्रेजुएट्स के लिए कोटक हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, LIC हो गया, बजाज अलायंस हो गया। तो जो भी इच्छुक आशार्थी हैं, सुबह 10 बजे से मेला लगा था। इसके लिए 2 प्रक्रिया थी, एक ऑनलाइन प्रक्रिया थी, ऑनलाइन माध्यम से वो रजिस्ट्रेशन करा सकते थे और यहाँ आके भी वो रजिस्ट्रेशन करा सकते थे। जैसलमेर के विख्यात मरु महोत्सव के दूसरे दिन सोनार दुर्ग के लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना की गई और गड़ीसर सरोवर में शोभा यात्रा का आगाज हुआ है। जिला कलेक्टर सहित कई जनप्रतिनिधियों ने शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। शोभा यात्रा में शहरवासियों ने पुष्प वर्षा की और स्थानीय लोगों ने और पर्यटकों ने यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डीके संभागीय आयुक्त भरतपुर सावरमल वर्मा ने जिला स्तरीय जन सुनवाई के तहत आमजन की समस्याओं को सुना है। इस दौरान जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज भी मौजूद रहीं। वर्मा ने प्रत्येक परिवादी को कुर्सी पर बैठाकर धैर्य के साथ उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने अधिकारियों समस्याओं के जल्द निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। देखिए, आज जो डी जिला है उसमें विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक प्लस जो राज्य सरकार की प्राथमिकता है चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, सुशासन और जो आपके चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की जो है इस तरह के जो आम जन को किस तरह से सुविधा मिले उसके बारे में समीक्षा बैठक रखी गई थी। इसके अलावा जो परिवाद हैं जन सुनवाई में आए उनके संबंध में मेरे द्वारा संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए कि 5 मार्च 2024 तक परिवादी को और जो है हमारे कार्यालय को इसके बारे में अवगत करवाएं। आज संभागीय आयुक्त महोदय ने जींद जिले का भ्रमण किया और मीटिंग ली, हमारी मॉनिटरिंग की गई। सभी योजनाओं के बारे में उन्होंने समझा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए सभी DLOs को। साथ ही हमने आज मैंने भी पहले किया था निरीक्षण, साथ ही हमने आज दोबारा निरीक्षण किया है और कुछ कमियां जो पहले हमने आइडेंटिफाई की थी काफ़ी हद तक वो ठीक की गई हैं, लेकिन अभी बहुत सारी कमियां बाकी है, शेष है। 7 दिन का टाइम उनको ऑलरेडी दिया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि जो सारी कमियां हैं उसको कंप्लीट करके एक तरीके से फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा अस्पताल वाले और CMHO साहब के। खबर कोटा से है। जॉकरण शर्मा ने ग्रामीण पुलिस अधीक्षक पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है और इससे पहले पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचने पर पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरुणा मुच्चा ने अगुवाई में सभी अधिकारियों ने उनका स्वागत भी किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के मंशा के अनुरूप जिले में ग्रामीण इलाके में अपराधों पर पूरे तरीके से रोकथाम करने पर अपनी टीम के साथ मिलकर कार्य करेंगी। मैंने आज ही ज्वाइन किया है और जो भी राज्य सरकार के निर्देश हैं, इसके अलावा समय समय पर पुलिस मुख्यालय आदेश और निर्देश जारी करता रहता है, उनकी पूर्णतः पालना कराई जाएगी।
इसके अलावा अपनी टीम के साथ, जो मेरी टीम है उसके साथ मीटिंग करके यहाँ के जो लोकल इश्यूज़ हैं और क्राइम का पैटर्न है उसको हम लोग एक बार देखेंगे। देखने के बाद ये तय करेंगे कि किस दिशा में किस तरह से काम किया जाए। यूपी के बहराइच में बोर्ड की परीक्षा जारी है। परीक्षा केंद्रों का डीएम मोनिका रानी ने निरीक्षण किया और विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम ने परीक्षा केंद्र व्यवस्थापकों और स्टैटिस्टिक मजिस्ट्रेटों से जानकारी प्राप्त करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। डीएम ने निर्देश दिया कि सभी परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी कैमरे प्रत्येक दिशा में कार्यशील रहने चाहिए। हमारे यहाँ पे 114 परीक्षा केंद्र हैं। आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। तो सुबह से ही हमारे जितने भी सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, एसडीएम हैं और जो सीनियर अधिकारी हैं वो भ्रमण लगातार कर रहे हैं। और कंट्रोल रूम भी एक बनाया गया है जिसमें प्रत्येक सेंटर के प्रत्येक रूम का सीसीटीवी से लिंकेज किया गया है, वहाँ से भी निगरानी की जा रही है। तो सुबह 7:30 बजे से ही निगरानी शुरू हो गई थी। अभी मेरे द्वारा भी 3 केंद्रों का भ्रमण किया गया है। हमारा जो कुल क्षेत्र है वो 6 जोनों में बटा हुआ है और 28 सेक्टर मजिस्ट्रेट यहाँ पर लगे हुए हैं। अभी आज हिंदी की परीक्षा है और सुचारू रूप से परीक्षा चल रही है। इसमें आश्वस्त किया जाता है कि जो भी बोर्ड परीक्षा है उसे शांतिपूर्ण तरीके से करवाया जाए। धौलपुर के डंडोली गांव में सास बहू के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद देर रात सास और उसकी बेटी ने ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। घटना में मां बेटी दोनों की मौत हो गई है। दरअसल एएसआई लाखन सिंह ने बताया कि घर में बच्ची की पिटाई की बात को लेकर मां बेटी का उनकी बहू तमन्ना के साथ झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद बहू ने अपने पति और सास को आत्महत्या करने की धमकी दी, जिससे नाराज ट्रॉमा में आकर बेटी और मां ने ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। घटना में दोनों की मौके पर मौत हो गई है। वे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रात को करीब 9 बजे करीब एक महिला जिसका नाम यमुना देवी वाइफ ऑफ बीरी सिंह, उसकी पुत्री संजना कुमारी डॉटर ऑफ बीरी सिंह जाति जाटव डंडोली के रहने वाले थे। किसी घर कलेश के कारण दोनों रेलवे स्टेशन मनिया पर ट्रेन से कट गई। उनके थाने पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। जो भी अनुसंधान है वो किया जाएगा। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और बाद पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार हेतु उनके परिजनों को नाम सुपुर्द कर दी जाएगी। राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना शहर में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। शोभा यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। इस दौरान ड्राइवर को हार्ट अटैक हो गया और उसकी मौत हो गई। वहीं गाड़ी अचानक शोभा यात्रा में जा घुसी। इस यात्रा में शामिल 8 लोग बोलेरो गाड़ी की चपेट में आ गए। वहीं हादसे में करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। ये विश्वकर्मा जयंती था डेगाना के अंदर, उसका जुलूस निकल रहा था और पीछे से अपना बोलेरो आके टक्कर मारी थी। जी हाँ। क्या हादसा हुआ था? मतलब 7-8 जन को चोटें आई थी काफ़ी। जी हाँ। तो बोलेरो चालक क्या नशे में था? नहीं, नशे में नहीं था। उसको हार्ट अटैक का झटका आया था, वो भी गिर गया नीचे। जी हाँ। लगभग कितने जने थे जुलूस में? कम से कम 100-150 आदमी थे हम लोग। सहारनपुर के देवबंद में गजवाए हिंद को लेकर दारुल उलूम की वेबसाइट पर डाली गई फतवे के मामले में एनसीपीसीआर ने डीएम और एसएसपी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। डीएम दिनेश चंद्र ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि बाल संरक्षण आयोग के पत्र के आधार पर मामले में कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारियों को दारुल उलूम देवबंद में भेजा गया है। डीएम ने बताया कि शाम तक पूरे मामले में कार्रवाई कर बाल संरक्षण आयोग को रिपोर्ट भेज दी जाएगी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है।
दारुल का चरित्र, इनकी मानसिकता और इनके क्रियाकलाप ये जग जाहिर हैं किस प्रकार की मानसिकता है। और दारुल देश के अंदर, समाज के अंदर एक घृणा पैदा करने वाला, देश को तोड़ने वाला और एक मदरसा है। और न केवल हिंदुस्तान को बल्कि पूरे दुनिया को ये लोग और ये जो है इस्लामीकरण करना चाहते हैं। इनके आतंकवादियों तो संपर्क संबंध पहले भी मिले हैं, कई बार जांच में ये खुलासा हो चुका है। और इस प्रकार का जो ये एक पत्र और बाल संरक्षण आयोग की ओर से ये जारी किया गया है एफआईआर दर्ज करने के लिए, तुरंत दारुल के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और दारुल पर केवल एफआईआर दर्ज ना हो, दारुल पर ताला लगना चाहिए, ये हमारी मांग थी। और ये भी फिर पुनः इस मांग को दोहराते हैं। एनसीपीसीआर ने ये आदेश दिए हैं कि ये अगेंस्ट है, बच्चों के राइट्स के अनुसार अधिकारों के हनन है और तमाम कानून की परिधियों के प्रतिकूल है। उसका राष्ट्रीय एनसीपीसी का एक आर्डर प्राप्त हुआ है जिसमें एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को इस पत्र को भेजा गया है। साथ ही जिसके क्रम में सीओ और एसडीएम देवबंद उसकी तस्दीक करके और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और आज शाम तक इस पर प्रभावी कार्रवाई नियमानुसार हो जाएगी। बस्ती में कानोता थाना इलाके की लापता बालक आलोक शर्मा का 13 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। लापता बालक का सुराग नहीं लगने से परिजन और ग्रामीणों में आक्रोश है। वहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस पर ढिलाई का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में ग्रामीण कानोता पुलिस थाने पहुंचे और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना पर एसीपी फुलचंद मीना मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की। स्कूल छुट्टी के बाद से और नाराज होकर चला गया। वो परवाणु द्वारा सूचना दी गई तो पुलिस के द्वारा टीमें लगाकर उनको तलाश किया। तलाश में हमारे को बच्चा वो गुरुद्वारा क्रॉस करके और वो घाट गेट तक पहुंच गया। आगे उसका पता नहीं लग पा रहा है। हमारे द्वारा टीमें गठित की गई, हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा स्पेशल टीम गठित की गई है। उनका जो पिताजी है वो उनसे भी पूछा है कि भाई इनके दोस्त कौन कौन है, उन दोस्तों से भी पूछा किया है, स्कूल से भी इस बारे में अनुसंधान किया है। चूँकि बच्चा जयपुर शहर में पहुंच गया तो जयपुर शहर के अंदर जो सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं अब कमांड में उन सबको चेक किया गया है हमारे द्वारा। संभावना थी कि वो यहाँ से सीधा उधर जा रहा है तो शायद बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन जा सकता है। तो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन चेक करा लिए, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करा ली। वहाँ पर जो पुलिस थाने हैं उनको हमने इनका रंगीन पोस्टर छपवा के जिसमें स्पष्ट दिखे और अट्रैक्टिव होगी, कोई उसको पढ़ने को मजबूरी हो और बच्चा अच्छी तरह पहचान में आ जाए। खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।